नमस्ते। हमने कक्षा 12वीं हिंदी की दूसरी इकाई जो है उसकी शुरुआत की। अगले पाठ में हमने प्रेमचंद जी का परिचय प्राप्त किया और कहानी साहित्य प्रकार की थोड़ी चर्चा जो है वह प्रारंभ की। इस पाठ में हम नमक का दारोगा कहानी का जो सारांश है उसको समझेंगे। सबसे पहले इस कहानी में आने वाले जो पात्र हैं उनकी थोड़ी बात करें तो इस कहानी का नायक है जिसका नाम है वंशीधर और दूसरा पात्र है अलोपीदीन। वंशीधर नमक विभाग का दारोगा है और अलोपीदीन जी दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार। इसके अलावा दो और पात्रों का यहाँ पर उल्लेख है। एक है वंशीधर जी के पिताजी और दूसरे है जमादार बदलू जी। ये कहानी नमक का दारोगा वंशीधर की प्रामाणिकता, कर्तव्यनिष्ठा और संघर्ष की कहानी। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ है। जब नमक के विभाग में नया कानून बना और ईश्वर दत्त जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार पर निषेध किया गया, मनाही की गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच करने लगे। कोई घूस देकर काम चलाने लगा तो कोई चोरी करके व्यापार करने लगा। क्योंकि नमक की बिक्री सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। अक्सर ऐसा होता है कि जिन चीज़ों की पाबंदी लगाई जाती है उस पर ज़्यादा लोग जो है वह ध्यान देते हैं और ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगते हैं, गैर कानूनी रूप से व्यापार करने लगे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि सरकार ने जैसे ही नमक के नया कानून बनाया और उसकी बिक्री पर पाबंदी लगाई तो लोग जो है वह चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलने लगे। यह दौर जो है वह फारसी का दौर था। फारसी पढ़े लिखे लोगों को तुरंत नौकरियां मिल जाया करती थी। जब यह नमक का नया कानून बना तो उसमें व्यापार भी गैरकानूनी रूप से बढ़ा तो रिश्वतखोरी भी उतनी ही बढ़ी। परिणाम ये हुआ कि उस समय जो बड़े बड़े ओहदे पर थे, जैसे पटवारीगिरी का एक सर्वसम्मानित पद उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। पटवारीगिरी का अर्थ होता है जमीन जो है पुराने समय में उसका लेखा जोखा रखने वाला, उसकी जो लगान आती थी उसका हिसाब रखने वाला जो व्यक्ति है उसे पटवारी कहते थे। तो ऐसे पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद जिनके पास था वे भी नमक विभाग में दारोगा बनने के लिए उसकी बरकंदाजी करने लगे क्योंकि वहाँ पर रिश्वत ज़्यादा मिलने लगी। यहाँ तक कि नमक विभाग के दारोगा पद के लिए वकीलों का जी भी ललचाने लगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गैरकानूनी पैसा जो है, रिश्वत जो है वह मिलने लगी। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार ज़्यादा बढ़ाने लगे। फारसी का समय था, फारसी की प्रेम कथाएं और कविताएं पढ़कर लोग उच्च पद पर आसीन हो जाया करते थे। ठीक वैसे ही फरहाद और मजनू की प्रेम कथाएं पढ़कर, नल और नील के युद्ध को पढ़कर और अमेरिका के आविष्कार से भी बड़ी बात मानकर मुंशी वंशीधर जो है वह अपनी फारसी की पढ़ाई ख़त्म करके रोजगार की तलाश में निकल पड़े। अर्थात वंशीधर ने भी उसी दौर में फारसी पढ़ लिख कर अब नौकरी ढूंढने के लिए निकलना प्रारंभ किया। तो जैसे ही नौकरी के लिए जा रहे थे, रोजगार की तलाश में निकल रहे थे, तो उनके पिताजी जो है वह उसे समझाने लगे। बहुत बड़े अनुभवी पुरुष थे।
तो समझाने लगे कि देखो बेटे, घर की हालत तो देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबा हुआ है। अब घर के मालिक मुख्तार तुम ही हो। रोजगार की तलाश में जा रहे हो तो ये ध्यान रखना, घर में लड़कियां है, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती। अब घर की सभी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तो कगार पर का वृक्ष हूँ, कभी भी गिर सकता हूँ। कगार पर का वृक्ष का अर्थ होता है मृत्यु के नज़दीक हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तो मृत्यु के नज़दीक हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। अब सभी घर की जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है। घर में लड़कियाँ हैं जो देखते ही देखते बड़ी हो जाती। तो कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें तनख्वाह, वेतन के उपरांत ऊपरी आमदनी भी हो, क्योंकि वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि होती नहीं, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसमें बरकत होती है। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव बरकत होती है। निगाह जो है वह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। तुम जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें और क्या कहूँ, तुम खुद विवेकी हो, अनुभवी हो, समझदार हो, बुद्धि वाले हो। हमेशा याद रखना कि गरज वाले आदमी के साथ सख्ती बरतने से काम चलता है और बेगरज को दांव पर लाना थोड़ा कठिन होता है। बाकी मैं क्या कहूँ, तुम समझ से काम ले सकते हो। पिताजी ने ये भाषण दिया। आज्ञाकारी बेटा था वंशीधर, तो उन्होंने ध्यान से सुना और फिर रोजगार की तलाश में निकल पड़े। घर से अच्छे शकुन से निकले थे तो देखते ही देखते नमक विभाग के दारोगा पद पर उन्हें नौकरी मिली। जब वृद्ध मुंशी जी ने यह सुख संवाद सुना तो फूले न समाये, अर्थात अति प्रसन्न हुए। उन्हें उनके घर जिन जिन महाजनों ने ऋण दे रखा था, पैसे दे रखे थे, वे लोग भी थोड़े नरम पड़े। अर्थात महाजन लोग जो है वो थोड़े नरम पड़े जो पैसे मांग रहे थे, और पड़ोस वाले जो है उनके हृदय में तो शूल उठने लगा, अर्थात दुख होने लगा कि इतनी बड़ी नौकरी जो है वह मुंशी वंशीधर को मिल गई। इस प्रकार अच्छे शकुन से घर से निकले थे तो देखते ही देखते दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। कहानी का ये पहला भाग है जहाँ पर मुंशी वंशीधर को दरोगा की नौकरी मिल जाती है। अब क्या, दारोगा को नौकरी मिल जाती है। अभी नौकरी मिले हुए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे। वंशीधर कर्तव्य पालन करने वाले और प्रामाणिक प्रतिभावान कर्मचारी थे, अधिकारी थे, दारोगा थे। तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि उनके सभी जो उच्च अधिकारी थे उनका मन उसने मोहित कर लिया था और उस पर प्रभाव डाला था। दारोगा के रूप में उन्हें जहाँ नौकरी मिली थी और ड्यूटी करनी थी, वह जमुना नदी के पुल के पास उनकी नौकरी थी। एक दिन अचानक क्या होता है कि जमुना नदी के 1 मील की दूरी पर वह जहाँ नौकरी कर रहे थे दारोगा की, वहाँ से 1 मील की दूरी पर जमुना नदी बहती और उस पुल के ऊपर नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है और उस पुल के नज़दीक ही उसकी 1 मील की दूरी पर कुटिया है, जहाँ पर दारोगा वंशीधर और अन्य उसके जो जमादार है, पुलिस वाले हैं, वह वहाँ पर रात को चौकीदारी करते हैं। रात में अपनी कुटिया में किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। सभी, जाड़े का दिन था, ठंडी की ऋतु थी, तो सभी सो रहे थे।
अधिकारी वर्ग और उसके जो पुलिस वाले अन्य व्यक्ति थे वह नशे में चूर होकर सोए हुए थे। देर रात अचानक वंशीधर जो है उसकी नींद खुल जाती है, तो जमुना नदी की कलकलाहट आवाज़ की जगह पर उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती और साथ ही साथ मल्लाहों की आवाज़ें भी सुनाई देती। वंशीधर के मन में शक होता है कि इतनी देर रात गए मल्लाहों की आवाज़ कहाँ से, गाड़ियों की आवाज़ कहाँ से। तुरंत अपनी वर्दी पहनते हैं, तमंचा अपनी जेब में रखते हैं और घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाए हुए देखते ही देखते जमुना नदी के पुल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जमुना नदी के पुल के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लंबी कतार गाड़ियों की पुल के इस पार से उस पार जा रही है। तुरंत वे आवाज़ देकर रुकने के लिए कहते हैं, तो सभी गाड़ी वाले रुक जाते हैं। उन्हें विस्मय होता है कि इतनी देर रात ये गाड़ियाँ जो है वह उस पार कहाँ जा रही है। जिन गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रुकी थी उनमें से एक से वह पूछता है कि इतनी देर रात गाड़ियाँ कहाँ ले जा रहे हो, तो कोई जवाब तुरंत नहीं देता। दोबारा पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ कहाँ ले जा रहे हो, तो उत्तर मिलता है कानपुर। फिर से पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ है किसकी, तो थोड़ी देर के लिए कोई उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन जब गुस्से से फिर से कहते हैं कि ये गाड़ियाँ है किसकी, तो उनमें से एक घबराता हुआ गाड़ी वाला कहता है कि अलोपीदीन जी। वंशीधर चौंक जाते हैं। अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके छोटे बड़ा कोई भी जो इनके ऋण के बोझ से दबा ना, और लाखों का व्यापार करते थे। 12 मास सदा व्रत रहता था उसके घर में, अर्थात दान पुण्य सदा ही रहता था। ऐसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और ये गाड़ियाँ उनकी थी। वंशीधर चौंके, फिर से पूछा कि यह अलोपीदीन कौन, तो गाड़ी वाला कहता है कि दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार। फिर से प्रश्न करता वंशीधर के इस गाड़ियों में है क्या, तो कोई उत्तर नहीं देता। वंशीधर गाड़ियों के पास अपना घोड़ा ले जाकर देखता है तो उन बोरियों में कुछ भरा पड़ा है। वंशीधर फिर से कहता है कि इन बोरियों में है क्या। कोई उत्तर न मिलने पर वंशीधर खुद उन बोरियों को टटोल कर देखता है तो उसमें नमक है, और ये नमक जो है वह गैर कानूनी रूप से, ये नमक के ढेले गैर कानूनी रूप से कानपुर ले जाया जा रहा था व्यापार करने के लिए। इस प्रकार दारोगा ने उस गाड़ियों में से नमक जो है वह पकड़ लिया। वंशीधर ने गैर कानूनी रूप से जो नमक कानपुर ले जाया जा रहा था उसको रात को ही पकड़ लिया और फिर तुरंत आदेश दिया कि अलोपीदीन जो है उसे पकड़कर यहाँ प्रस्तुत किया। और यहाँ पर इस कहानी का जो दूसरा भाग है वह खत्म हो जाता है। मूल बात यह है कि वंशीधर को दारोगा के रूप में नौकरी मिली और जमुना नदी के पुल के पास वह नौकरी कर रहे थे, और देर रात गाड़ियों की एक लंबी कतार कानपुर गैर कानूनी रूप से बोरियां जो है नमक की भर के ले जा रही थी और वंशीधर ने वह पकड़ ली। अब आगे तीसरे भाग में ये कहानी किस ओर जाती है उसको आगे के पार्ट में हम देखेंगे। धन्यवाद।